प्रिय छात्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है सेक्शन सी का हिस्सा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे करें, आंकड़ों का कलेक्शन कैसे करें, ये हम पढ़ चुके हैं। और आंकड़ों का क्लासिफिकेशन कैसे करें, तो आंकड़ों का संगठन, उनका वर्गीकरण और उनका प्रस्तुतिकरण, इन बातों की चर्चा हम प्रश्न उत्तर के फॉर्म में करेंगे। यानी परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न पूछा जाता रहा है, चूँकि इस थर्ड सेक्शन में स्टैटिस्टिक्स का कुछ पार्ट है और ये है थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो उसी दृष्टि से हम इसको पढ़ रहे हैं। पहला है आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों के संगठन की जहाँ तक बात है, इसमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से पहली है अपरिष्कृत आंकड़ों को सरल, संक्षिप्त तथा व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने को आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण कहा जाता है। यानी जो अनरिफाइंड या बहुत ही जो अनक्लासिफाइड डेटा है, उनको यदि सरल, संक्षिप्त और व्यवस्थित रूप में उनको लगा करके, उनको बांट करके पढ़ा जाए, उनको उपयोग किया जाए, तो ऐसे आंकड़ों को और ऐसे प्रक्रिया को उनका व्यवस्थितीकरण कहा जाता है, उनका व्यवस्थित होना कहा जाता है। और ऐसे व्यवस्थित होने के बाद आंकड़ों का इस्तेमाल आसानी से सांख्यिकीय विश्लेषण में किया जाता है। दूसरी बात है जो महत्वपूर्ण है, वह है एकत्रित आंकड़ों को उनकी समानता और असमानताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों व समूहों में विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। ये बात भी हमने पहले देखी थी कि आंकड़ों में एक रूपता आवश्यक है। तो जो आंकड़े व्यवस्थित किए गए हैं, उन व्यवस्थित आंकड़ों में उनकी समानता और असमानताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण हो, और उस वर्गीकरण के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा जाए, अलग अलग समूहों में बांटा जाए, और इस आधार पर उनका उपयोग स्टैटिस्टिक्स में हो। तो वर्गीकरण कैसे किया जाए, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसमें मुख्य रूप से इसकी 6 विशेषताएं होती है वर्गीकरण की। यानी आंकड़ों का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, वह इन विशेषताओं से युक्त हो। पहला है स्पष्टता, यानी आंकड़ों का वर्गीकरण इस दृष्टि से किया जाए कि उनमें स्पष्टता रहे, उनमें क्लैरिटी रहे, वो अस्पष्ट ना हो, समझने में बिल्कुल आसान हो। तो आंकड़ों की पहली जो विशेषता है वो है उनकी स्पष्टता। दूसरी विशेषता है व्यापकता, आंकड़ों की व्यापकता, यानी आंकड़ों का जो स्वरूप है वो व्यापक होना चाहिए। वह एक तरह से बहुत ही संकुचित ना हो, बल्कि उनका दायरा व्यापक होना चाहिए। उनका उपयोग जिस परिप्रेक्ष्य में किया जाना होता है, उसका व्यापक परिप्रेक्ष्य हो, उनका संकुचित दायरा ना रहे, उन्हें एक रूप ढंग से विभिन्न तरह के विश्लेषण में व्यापक ढंग से काम में लिया जाए। तीसरी विशेषता सजातीयता। सजातीयता को हम एक रूपता भी कह देते हैं कि आंकड़ों का जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण का आधार होना चाहिए कि उनमें सजातीयता हो, उनमें एक रूपता हो। यानी एक समान विशेषताओं वाले आंकड़े एक तरफ, दूसरी विशेषताओं से युक्त आंकड़े दूसरी तरफ, उनमें एक तरह से सजातीयता का भाव हो। चौथी विशेषता है अनुकूलता। आंकड़ों में का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाए कि उनमें अनुकूलता रहे, यानी उनका जब प्रयोग करें तो प्रयोग करने के दौरान उनमें सहज रूप से और अनुकूल ढंग से विश्लेषण में उनका उपयोग हो सके, इस दृष्टि से उनका वर्गीकरण हो। अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं लोचदार, यानी आंकड़े लोचशीलता होनी चाहिए। आंकड़ों में
के उपयोग में किसी तरह की एक रिजिडिटी, इसको कहना चाहिए कि ऐसी कठोरता ना हो, उनमें लोचशीलता हो, उनको विभिन्न तरह के विश्लेषण में अनेक प्रयोगों में लिया जा सके, उनमें ऐसी लोचशीलता होनी चाहिए, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनमें किसी तरह की ऐसी बहुत ही क्लिष्टता ना हो। और अगली विशेषता है स्थिरता, आंकड़ों की स्थिरता। वैसे तो सांख्यिकीय समंकों की स्थिरता होती है, क्योंकि विश्लेषण में उनका उपयोग तभी संभव हो सकता है जब उन आंकड़ों की में स्थिरता हो, यानी उनमें बहुत जल्दी जल्दी बदलने की प्रवृत्ति नहीं हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आंकड़ों के वर्गीकरण की ये विशेषताएं उन्हें और अधिक सहज, सरल और उपयोग के योग्य बनाती हैं। इसी तरह से हम अब बात करते हैं कि जो आंकड़ों का वर्गीकरण हो, उस वर्गीकरण का आधार क्या हो। वर्गीकरण करते वक्त, जैसा मैंने पहले कहा, इसके लिए आवश्यक है उनका वर्गीकरण इस तरह से किया जाए ताकि उन्हें सांख्यिकीय विश्लेषण में बहुत ही सटीक रूप में उपयोग किया जा सके। जो अपरिष्कृत या अनरिफाइंड, जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, उनको किस तरह से वर्गीकृत किया जाए, उनको क्लासिफाई कैसे किया जाए। पहला है कालानुक्रमिक वर्गीकरण, यानी आंकड़ों के वर्गीकरण में समय तत्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन आंकड़ों का वर्गीकरण समय की एक निश्चित सीमा के आधार पर होना चाहिए, यानी आंकड़े वार्षिक हैं या तिमाही के हैं या मासिक हैं या साप्ताहिक हैं या दैनिक हैं, इस आधार पर उन आंकड़ों का आरोही व अवरोही क्रम में, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में उनको व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इस आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। दूसरा है स्थानिक वर्गीकरण। इसके अंतर्गत आंकड़ों का वर्गीकरण भौगोलिक स्थितियों जैसे देश, राज्य, शहर, जिला, कस्बा आदि के संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। उनमें स्थानीयता के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाना चाहिए। तीसरा है गुणात्मक वर्गीकरण। आंकड़ों के में जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे आंकड़े, जैसे जनसंख्या संबंधी आंकड़े हैं, तो उन आंकड़ों में ग्रामीण और शहरी, सेक्स, शिक्षित और अशिक्षित, लिंग संबंधी समानता, वैवाहिक या मैरिटल स्टेटस से संबंधित, लिटरेट, इलिटरेट, इस आधार पर उनका गुणात्मक ढंग से अलग अलग वर्गों में अलग अलग विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाना चाहिए। वर्गीकरण का अगला आधार है मात्रात्मक वर्गीकरण। जब विशेषताओं की प्रकृति मात्रात्मक होती है, जैसे ऊंचाई, भार, आयु, आय, छात्रों के अंक, ये मात्रात्मक वर्गीकरण के आधार हैं। इस आधार पर जो वर्गीकृत किए गए आंकड़े हैं, उनको हम मात्रात्मक वर्गीकरण वाले आंकड़े कहते हैं। इसी तरह से ये कहा जा सकता है कि एक अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित किए गए आंकड़े शुद्ध आंकड़े कहलाते हैं। ये अव्यवस्थित रूप में होते हैं, लेकिन इन्हें व्यवस्थित किया जाना आवश्यक है। चर अलग अलग प्रकार से परिवर्तित होते हैं और परिवर्तन के आधार पर इन्हें दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। चर, वेरिएबल, पहला है संतत और दूसरा है विविक्त। संतत चर वे चर हैं जो मापदंडों की इकाई में होते हैं और अपने वर्गों में विभक्त किए जा सकते हैं। इन्हें भिन्नात्मक रूप से लिखा जा सकता है। इस आधार पर उनका वर्गीकरण संभव होता है। विविक्त चर केवल निश्चित मान वाले हो सकते हैं। इसके मान केवल परिमित उछाल से बदलते हैं। ये उछाल एक मान से दूसरे मान के बीच होते हैं, परंतु इनके बीच में कोई मान नहीं आता। इस तरह से आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से उपयोग में लाने के लिए उन्हें वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है।
बारंबारता वितरण परिष्कृत अपरिष्कृत आंकड़ों को एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने का एक सामान्य तरीका है। ये दिखाता है कि किसी चर के भिन्न मान भिन्न वर्गों में अपने अनुरूप वर्गों की बारंबारताओं के साथ कैसे वितरित किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ग मध्य बिंदु किसी वर्ग का मध्यमान है। वर्ग क्लास इंटरवल के क्लास इंटरवल में एक इंटरवल होता है जो मध्य बिंदु कहलाता है, जिसको जो किसी वर्ग का माध्य कहलाता है या उसका मध्यमान कहलाता है। यह वर्ग की निम्न वर्ग सीमा तथा उच्च वर्ग सीमा के बीच होता है। इसे निम्नलिखित तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। कैसे कि मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे 2, इसका 2 का भाग देने के बाद इस तरह से ये मध्यमान प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य, वर्गीकृत आंकड़ों को अनेक प्रकार की विधियों के द्वारा इस तरह से संगठित और वर्गीकृत किया जा सकता है कि वे सांख्यिकीय विश्लेषण में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आंकड़ों को वर्गीकृत करने के बाद उन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए, उनका प्रेजेंटेशन। इसमें आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से अभिप्राय है कि आंकड़ों को स्पष्ट तथा व्यवस्थित रूप से उस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि उसे सरलतापूर्वक समझा जा सके तथा उनसे उचित परिणाम निकाले जा सके। इस तरह से प्रस्तुतिकरण के जो प्रकार हैं उसमें पहला है पाठ्य अथवा वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण, दूसरा है सारणीय प्रस्तुतिकरण और तीसरा है चित्रमय प्रस्तुतिकरण। सारणीयन यह आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की वह विधि है जिसमें आंकड़ों को स्तंभों तथा पंक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक सारणी के प्रमुख भाग हो सकते हैं। उन भागों में पहला है सारणी की संख्या, उसका शीर्षक, उसका उपशीर्षक, पंक्ति, कलेवर, टिप्पणी, स्रोत आदि आदि। यानी कोई भी सारणी जब बनाई जाती है तो उसके निम्न या ये भाग होते हैं, जिसमें उसका एक शीर्षक होना आवश्यक है, एक उसका उपशीर्षक होना आवश्यक है, एक उसका मापन संबंधी कि जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जो अंक दिए गए हैं, उनका मापन किस तरह से किया जाता है, इसकी चर्चा होती है। फिर उसमें पंक्तियाँ होती हैं, कुछ उसमें कॉलम्स होते हैं, उसके साथ साथ उसमें नीचे सारणी के कोई टिप्पणी या नोट या स्रोत, ये भी उसका मेंशन किया जाना आवश्यक है। इस तरह से एक अच्छी सारणी की विशेषताएं ये होती हैं कि उसका अनुकूल शीर्षक हो, तुलना करने में सहायक हो, आदर्श आकार हो, पंक्ति शीर्षक हो, उसमें मदों की व्यवस्था हो, प्रतिशत तथा अनुपात जिस किसी में भी समंक दिए हुए हैं वो होना चाहिए। उसके साथ साथ समंकों का स्रोत और सहज रूप से उनका प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। इस तरह से सारणी के जो प्रकार हैं वो है, एक सारणी होती है उद्देश्यानुसार, यानी उद्देश्य के अनुसार सारणी बनाई जा सकती है। दूसरा उसकी मौलिकता के अनुसार सारणी बनाई जा सकती है और तीसरा बनावट के अनुसार भी सारणी बनाई जा सकती है। इस तरह से चित्रीय आधार पर प्रस्तुतिकरण करने के भी कई प्रकार हैं, जिनमें ज्यामितीय रूप, वृत्तीय आरेख, दंड आलेख के आधार पर रेखीय ग्राफ आदि बना करके और उस सारणी के द्वारा किसी भी आर्थिक विश्लेषण को समझा जा सकता है। इस तरह से कहने का तात्पर्य, सारणीयन के आधार पर भी समंकों का व्यवस्थीकरण किया जाता है, उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उनका संगठन करके विश्लेषण के लायक उनको बनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।